हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ पे प्रवीण जीएस एकेडमी में एक बार फिर से। और आज एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली सीरीज़, और वो है बेसिकली द सीरीज़ ऑफ पॉलिटी। और इस सीरीज़ के अंदर हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, ईच एंड एवरी, चाहे आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका एसएससी जेई हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे बाहर जीएस के लिए जाना चाहिए। तो बेसिकली ये पॉलिटी सीरीज का पहला एक्चुअली चैप्टर है और पहला एमसीक्यू है एपिसोड। और इस एक्चुअली एमसीक्यू में हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करेंगे, काफ़ी चीज़ों को समझेंगे। तो ये पहला एपिसोड है, बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आपको बहुत चीज़ यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेगी। और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको ये पता रखना है कि आपका एक्यूरेसी कितना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा, यानी लोकसभा में जाने के लिए आपको मिनिमम एक्चुअली कितना एज चाहिए। तो या इसका आंसर एक्चुअली सी है, द आंसर शुड बी 25 ईयर। एज पर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर 25 साल के हैं तो आप बेसिकली क्या है कि पार्लियामेंट में जाने के लिए पूरी तरीके से वैलिड है। मतलब अगर आप 25 साल के हैं तो आप भारत देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, दो चीज आप याद रखिएगा कि 25 साल जो एज है वो बेसिकली किसके लिए है, लोकसभा के लिए है। बट अगर राज्यसभा में आपको जाना हो तो कितना एज चाहिए, तो आपको बेसिकली एज चाहिए 30 साल, यानी कि 30 ईयर्स। ठीक है, सेम यहाँ पे ये भी है, जैसे स्टेट में अगर आप जाएंगे तो स्टेट में अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है, मतलब विधानसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है अगर आपको चुनाव लड़ना है एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपकी एज होना चाहिए 25। बट अगर मान लो आपको एमएलसी बनना है, विधान परिषद में जाना है, तो आपका एज कितना होना चाहिए, 30 ईयर। तो स्टेट में और सेंटर में एज का सेम फंडा है। अगर आपको पार्लियामेंट में जाना है, अगर लोकसभा में आपको जाना है, तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। और अगर आप राज्यसभा में चुने जाते हैं तो आपकी एज होती है 30 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स क्या है, तो 18 ईयर बेसिकली हमारा वोटिंग एज है। ठीक है, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप वोट दे सकते हैं। बट इसमें एक कैच है कि 1989 से पहले या 1989 तक इंडिया के अंदर जो वोटिंग एज था वो बेसिकली था 21 ईयर्स। ठीक, बट राजीव गांधी गवर्नमेंट आती है और उन्होंने क्या किया कि वोटिंग एज को बढ़ा दिया, 21 ईयर से क्या कर दिया, 18 ईयर्स कर दिया। तो 1989 तक वोटिंग एज कितना था, 21। अभी हमारा करंट में कितना एज है, 18 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है, क्वेश्चन है 21 ईयर्स। तो 21 ईयर जो है बेसिकली अगर आपको लोकल गवर्नमेंट का चुनाव लड़ना है, मतलब अगर आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है, अगर आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है, तो लोकल लेवल पे अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए आपका एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स। मतलब मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल। और 30 साल का पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एमएलए के लिए 30 साल और एमपी के लिए 30 साल। मतलब लोकसभा के लिए आपका एज कितना, राज्यसभा के लिए आपका एज 30 होना चाहिए, और एमएलसी के लिए भी आपका एज कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस। मतलब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप इंट्रोड्यूस होता है तो वो कहां पे होगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इंट्रोड्यूस होगा, हमेशा याद रखिएगा, वो होगा लोकसभा के अंदर। ये इसका राइट आंसर है। बट एक और चीज समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना बेटा, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस होता है किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, करंट गवर्नमेंट। ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो वो इंट्रोड्यूस कर सकता है कौन, ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन हमारी कंट्री में है वो बेसिकली क्या करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा, किसके खिलाफ, तो करंट गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, दूसरा इसके अंदर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में ही हो सकता है। अब तीसरा फैक्ट क्या है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये एक तो क्या है कि ऑपोजिशन पार्टी इंट्रोड्यूस करेगी, और दूसरा फैक्ट ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये कम से कम 50 मेंबर द्वारा साइन होना चाहिए। कितने मेंबर द्वारा, 50 मेंबर द्वारा। ठीक है, और तीसरा फैक्ट ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो बेसिकली क्या करता है, तो करंट गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को चेक करता है।
मान लीजिए कि कांग्रेस को ये लगता है, अभी बेसिकली बीजेपी पावर में है और कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी के पास जो है वो बेसिकली क्या है, बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करेगी कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, वो लाएगी यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन और यहाँ पे सरकार को ये बोलेगी कि आपको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। ठीक है, बट अब यहाँ पे कैच ये है कि लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने का परमिशन कौन देगा, तो वो परमिशन देगा कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इस वक्त जो लोकसभा के हमारे स्पीकर हैं वो कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर, मतलब कि पूरे एक साल में लोकसभा में टोटल कितने सेशंस होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि 3 सेशन होते हैं। कितने, 3 सेशन, याद रखिएगा। 3 कौन कौन से सेशंस होते हैं, तो आप बीएमडब्ल्यू से याद रख सकते हैं, बजट सेशन, ठीक है, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। और ये जितने भी सेशन है उसमें कितने का गैप होना चाहिए, मतलब एज गैप कितना होना चाहिए, तो नॉट मोर देन 6 मंथ। मतलब कि सबसे पहली बात कि 3 सेशन होते हैं, बीएमडब्ल्यू से याद रखिएगा, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, और सभी सेशंस के बीच में, 2 सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ का। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि बजट सेशन कौन इंट्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा कि बजट सेशन हमेशा कौन इंट्रोड्यूस करता है, तो वो करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और इस वक्त हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो इस वक्त हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। कौन है, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बजट इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा एक बात समझिए कि बजट का दूसरा नाम क्या है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मेंशन है। ठीक है, तो बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन है, ये बेसिकली आम नॉर्मली हम ऐसी एक सिर्फ भाषा का प्रयोग करते हैं, बजट बजट, बट बजट सेशन बेसिकली हम बजट जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मेंशन है। इसके बदले क्या मेंशन है, तो इसके बदले मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में जाएंगे ना, तो आपको मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट का असली नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर्टिकल 112 के अंदर। ठीक है, अच्छा बजट पहली बार इंडिया में कब पेश हुआ था, प्रेजेंट हुआ था, तो भारत में पहली बार जब बजट पेश हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हुआ था 1816 में, सॉरी 1860 में। और सबसे पहली बार जिसने पेश किया था उनका नाम था जेम्स विल्सन। तो याद रखिएगा कि जेम्स विल्सन वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द बजट इन आवर कंट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। जब भारत देश आजाद नहीं था तो सबसे पहली बार बजट हमारी कंट्री में पेश किया गया था अंग्रेजों द्वारा 1860 में। और किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। अच्छा अब ये देखिए कि अच्छा आजाद भारत का सबसे पहली बार बजट किसने पेश किया था, तो वो किया था आर.के. संगमुगम चिट्टी ने। तो आर.के. संगमुगम चिट्टी जो थे बेसिकली वो हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने ही 1947 में 26 नवंबर 1947 में भारत का आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, अच्छा सबसे अधिक बार बजट अभी तक किसने पेश किया है, मोस्ट नंबर ऑफ बजट किसने पेश किया है, तो अभी तक सबसे ज्यादा बार जिसने बजट पेश किया है उनका नाम है मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने अभी तक लगभग 10 बार बजट पेश किया है और ये उनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। आई थिंक आने वाले समय में निर्मला सीतारमन जी तोड़ देंगी 2027 में, बट अभी तक जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के नाम है। 10 टाइम ही प्रेजेंटेड दी बजट। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आते हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने एक्चुअली कम से कम 9 बार बजट पेश किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हम जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कोई एक चीज का नहीं रहता है, पार्लियामेंट बेसिकली 3 एलिमेंट से बन के मिलता है, बन के मतलब बनता है। आपका ए है प्रेसिडेंट, बी है लोकसभा एंड राज्यसभा, सी ऑल ऑफ दी अबव और डी है नन ऑफ दी अबव। अब इसका आंसर आपको आएगा ऑल ऑफ दी अबव। समझिए कैसे, देखिए पार्लियामेंट में ना हमेशा 3 एलिमेंट्स होते हैं, उनको मिलाकर ही पार्लियामेंट होता है। पहले होते हैं प्रेसिडेंट,
दूसरा क्या होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राज्यसभा। ये तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पार्लियामेंट। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, मीन्स द प्रेसिडेंट विल नेवर बी सिट इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। बट जब न्यूली गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना, उस वक्त बेसिकली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, मतलब अपना स्पीच देते हैं और पार्लियामेंट के सामने अपना भाषण देते हैं, ये सारा चीज करते हैं। बट कभी भी कंटिन्यूअस और कभी भी सिटिंग प्रोसेस में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट नहीं बैठते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि राज्यसभा भी जो है बेसिकली पार्लियामेंट का पार्ट है, जैसे हम सभी को पता है। बट राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है। क्या है? परमानेंट हाउस है। मतलब इसका मतलब ये है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ये कभी भी विखंडित, ये कभी मतलब खत्म नहीं हो सकता है, ये कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ, लोकसभा जो है बेसिकली वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। मतलब लोकसभा में सरकार कहाँ बनती है? लोकसभा में। ठीक है, तो सरकार कभी भी गिर सकती है, 2 साल में भी गिर सकती है, 4 साल में भी गिर सकती है, 1 साल में भी गिर सकती है। बट पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है हमेशा वो परमानेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको मेजोरिटी कहाँ प्रूव करनी पड़ेगी? तो आपकी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी लोकसभा में। राज्यसभा में अगर आपकी मेजोरिटी ना रहे कोई बात नहीं, एकदम चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बट लोकसभा में आपकी मेजोरिटी होनी ही चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्लियामेंट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? सबसे पहला आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कौन? स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेंगे कि जो बिल आया है वो मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा मनी बिल के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, मनी बिल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 यानी 110 में दिया गया है। ठीक है, तीसरा, मनी बिल जो है वो बेसिकली पूरा प्रेरोगेटिव है किसका? लोकसभा का। मतलब मनी बिल लोकसभा से पास होना ही चाहिए, अगर राज्यसभा से पास ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में आता है। ठीक है, लोकसभा के बाद ये कहां पे जाएगा? देन इट विल गो टू दी राज्यसभा। अब देखिए, राज्यसभा के पास ना टोटल 14 डेज होता है। कितना दिन? 14 डेज होता है मनी बिल को वापस कहां पे रिटर्न करने के लिए? लोकसभा में रिटर्न करने के लिए। बट अगर राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन के अंदर रिटर्न नहीं करता है तो मनी बिल को पास माना जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मनी बिल पे किसी भी तरह का कोई सजेशन राज्यसभा देता है तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है लोकसभा पे कि उस सजेशंस को जो राज्यसभा द्वारा दिए गए हैं उसको माने या न माने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मनी बिल जो है वो पूरी तरीके से किसका प्रेरोगेटिव है, किसका राइट है? वो है लोकसभा का राइट, ना कि राज्यसभा का। ठीक है, और मनी बिल इंट्रोड्यूस कौन करने का परमिशन देगा? तो वो देगा एक्चुअली स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड। अच्छा, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 टियर सिस्टम है। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। इनिशियली 1947 में, ठीक है, इनिशियली 1947 में क्या हुआ कि हमारा जो गवर्नमेंट था वो बेसिकली 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट था, ना कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, 2 टियर में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट यहां पे 1957 में जो नेहरू गवर्नमेंट होती है वो एक नई कमेटी को यहां पे काम देती है, उनका नाम रहता है बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी क्रिएट होती है और बलवंत राय मेहता कमेटी क्या करती है? अपना रिपोर्ट 2 साल में देती है और 2 साल के बाद वो कुछ सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट ये करते हैं कि भारत के अंदर जो 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको थोड़ा एक्सपांड करना चाहिए और उसको हमको बनाना चाहिए 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। बिकॉज आपको पता है कि 1957 इवन टुडे ऑल्सो जो हाईएस्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है वो गांव में ज्यादा रहता है, ना कि शहरों में। ठीक है, तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेशन दिया कि हमको 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे फाइनली इनकी बात को मान लिया गया और 1958 में
पहला एक्चुअली ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हुआ या फिर ओपन हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो हुआ नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ठीक है, तो पहला जो ग्राम पंचायत स्टार्ट हुआ भारत के अंदर वो स्टार्ट हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर याद रहे किसका डेट ऑफ बर्थ है, वो है MK गांधी का, यानी मोहनदास करमचंद गांधी का। क्यों ऐसा? बिकॉज गांधी जी का हमेशा ये मानना था कि भाई जो लोकल डेवलपमेंट है, जो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट हो सकता है वो ग्राम पंचायती कर सकती हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आएंगे। ठीक है, इसीलिए उनकी मेमोरी में 2 अक्टूबर को हम ग्राम पंचायत डे मनाते हैं। और इसी दिन जो पहला ग्राम पंचायत था भारत का वो स्टार्ट हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ठीक है, आप अगर DPSP पढ़ेंगे तो उसके आर्टिकल 40 के अंदर भी आपको विलेज पंचायत प्रोविजन मेंशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायत की, विलेज पंचायत की DPSP में। एक और चीज आपको समझना होगा कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट में फर्दर 3 टियर है। ठीक है, तो 3 टियर गवर्नमेंट को और भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक तो है लोकल लेवल पे, एक तो है जिसको हम बोलते हैं, एक तो है जो है ग्राम पंचायत, एक है न्याय समिति ब्लॉक लेवल पे, और एक है जिला परिषद। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट को फर्दर 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, न्याय समिति ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद किसके लेवल में? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा? तो याद रखिएगा फादर ऑफ लोकसभा किसको बोलते हैं? GV मावलंकर। क्यों ऐसा? बिकॉज जो GV मावलंकर थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और जो लोकसभा क्रिएट हो जाता है तो बेसिकली GV मावलंकर जी जो हैं वो पहले स्पीकर होते हैं किसके? लोकसभा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन विच मॉडल? मतलब जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कौन से मिनिस्टर पे मॉडल है, कौन से सिस्टम पे बेस्ड है? तो वो है बेसिकली वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। अब ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है इंग्लैंड से, यानी कि UK से। अब इस बात को आप समझ के देखिए कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या बोलता है। तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ये बोलता है कि देखिए सबसे पहली बात हमारे पास डुअल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, डुअल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? तो सेंटर में यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो है प्रेसिडेंट और एक है प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी अगर आपको कोई पूछे कि कंट्री का हेड कौन है तो वो होंगे बेसिकली प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि गवर्नमेंट का हेड कौन है तो वो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, याद रखिएगा। तो कंट्री का हेड कौन है? तो कंट्री का हेड है यहाँ पे प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? पूछा ये गया है कि लोकसभा के अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, आपको अब यहाँ का जो राइट आंसर है वो बेसिकली क्या है? 543। ठीक है, करंट आंसर ये है। अभी क्या हमारा 18th लोकसभा चल रहा है, तो 18th लोकसभा के हिसाब से अभी जो करंटली हमारा जो मेंबर है वो टोटल कितने हैं? 543 है। बट आपको याद रखना है कि हिस्टोरिकली हमारे जो टोटल मेंबर थे वो 552 थे। ठीक है, अब 552 में से यहाँ पे 552 में से यहाँ पे क्या था कि जो 2 मेंबर थे ना पहले वो थे एंग्लो इंडियन। कौन थे? एंग्लो इंडियन। ठीक, अब क्या होता है कि 2 जो मेंबर एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जिनके एक कोई पेरेंट्स मतलब फादर या मदर में से कोई एक जो हो वो इंडियन ना हो, यूरोपियन हो।
जैसे राहुल गांधी इसके ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। जो राहुल गांधी भाई साहब हैं उनकी माता कौन है? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी क्या है? इटली की हैं। और जो उनके पिता है राजीव गांधी, वो इंडिया के हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा जिसके कोई एक गार्डियन, फादर या मदर, कोई भी एक कोई भी एक अगर यूरोपियन होगा तो उस बच्चे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंग्लो इंडियन। और अभी हमारा टोटल पार्लियामेंट में कितना सीट्स मेंबर्स हैं? टोटल 543 मेंबर्स हैं। बट टोटल सीट्स कितना अगर कोई पूछे तो वो पूछ सकते हैं 550। ठीक है, पहले कितना था? 552 था। तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 यहाँ पे कट हो गए। अब ये 550 जो सीट्स है ये कहाँ से आए हैं? तो याद रखिएगा कि 530 जो है वो आए थे स्टेट से। ठीक है, और जो 20 सीट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं कहाँ से? यूनियन टेरिटरी से। और पहले 2 थे, तो 2 बेसिकली यहाँ पे क्या थे? और जो 2 थे यहाँ पे, 2 बेसिकली कहाँ से थे? तो 2 एंग्लो इंडियन थे, जिसको यहाँ पे अब वाइप आउट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए होंगे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इनटू द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।